गुड आफ्टरनून क्लास। सो आज जो है हम जो एचपी की हिस्ट्री है 1857 तक उसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो इस वीक तक हमारा जो टारगेट था वो एक दिन पहले ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ बिट स्लो। इसके बाद वी विल टॉक अबाउट द चीज़ें जो हमारे पास फ्रीडम स्ट्रगल की रहेंगी, किस तरह से एचपी में फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो रन करा। तो नेक्स्ट वीक का टारगेट हमारे पास वो रहेगा। तो अभी के लिए इस वीक हम यही करेंगे। तो आज का ये लास्ट लेक्चर रहेगा इस वीक का। सारी की सारी जो हिस्ट्री हमारे पास थी उसके रिगार्डिंग। तो हमने हिस्ट्री जो थी वो, अगर आपको पता हो तो हमने एंशियंट से लेके अभी मॉडर्न टाइम्स तक 1857 तक सारी हिस्ट्री हमारी जो है आज कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्दर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, हमने चीजों के बारे में, सनात्स के बारे में जो इशू किए थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद कुछ जो चीजें थी वो रिलेटेड थी सिख एम्पायर को लेके, कुछ चीजें रिलेटेड थी गुरखास को लेके। गुरखास के बाद हमारे पास सनात थे, कुछ टेरिटरीज यहां से वहां ट्रांसफर की गई, कुछ राजा हमारे पास इंपॉर्टेंट थे। 4 रियासतें मैंने आपको बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और चारों रियासतें जो थी उनके बारे में ढंग से पढ़ के जाइएगा। बुशहर के बारे में, क्योंथल के बारे में, सिरमौर के बारे में और बिलासपुर के बारे में। ये चारों इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि इनका रिलेशन जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो ओवरलैप करेगा, और यही उस समय की सबसे बड़ी रियासतें जो थी वो हमारे पास थी। अब थोड़ा हम हिस्ट्री में पीछे चलेंगे रंजीत सिंह के समय पे, क्योंकि रंजीत सिंह के समय से एक हिस्ट्री का जो पार्ट था 1815 से लेके 1857 तक, मैंने आपको कहा था कि सिख एम्पायर 2 पार्ट्स में हमारे पास अवेलेबल रहेगा। एक पार्ट हमारा रहेगा 1619 के आसपास और दूसरा पार्ट हमारे पास रहेगा 1799 के आसपास। तो 1699 का जो सिख गुरु का रिलेशन था वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, और कुछ हमारे पास सिख के जो पावरफुल रूलर थे जैसे जय सिंह रामगढ़िया और जस्सा सिंह रामगढ़िया और जय सिंह कन्हैया, उनका इन्फ्लुएंस एचपी में क्या था वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जो एक मैंने आपको बताए थे जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं वो है महाराजा रंजीत सिंह। अब पहले महाराजा रंजीत सिंह के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। उनका जन्म जो था वो 1780 में हुआ था, उनकी डेथ 1839 में हुई थी। तो 1839 से पहले सिख एम्पायर जो है वो ब्रिटिशर्स से चैलेंज फेस नहीं करेंगे, और ब्रिटिशर्स भी उनको एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं करेंगे सतलुज के नॉर्थ की तरफ। तो ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे। वहां पे मैंने आपको एक ट्रीटी भी बताई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर, पर उसके बारे में भी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। याद रखिए इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पे बनवाई, लाहौर में 1799 में, और इन्होंने खुद को महाराजा ऑफ पंजाब जो था वो डिक्लेयर करा 1801 में। रंजीत सिंह जो थे उन्होंने कांगड़ा फोर्ट को सीज भी करा संसार चंद के बाद, जब संसार चंद ने उनसे अपनी हेल्प मांगी गुरखास के अगेंस्ट, और उसके बाद देसा सिंह मचीतिया जो थे उनको पहला किलेदार सिख अंपायर का बनाया गया। तो अगर आपको याद हो कांगड़ा फोर्ट के समय पे, तो महाराजा रंजीत सिंह की जो ट्रीटी थी वो 1809 में सिख एम्पायर और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में साइन हुई। उसी समय पे गुरखास भी वहां पे एग्जिस्ट करते थे, और उसी समय पे एक और ट्रीटी जो थी वो ब्रिटिश और सिख एम्पायर के बीच में साइन की गई। अब ये जो ट्रीटी थी ये थी लाहौर ट्रीटी 1809। लाहौर ट्रीटी 1809 ये कहती थी, अब याद रखिए 1799 में खालसा जो थी, सेकंड खालसा क्रिएट हो चुकी है, और इस वक्त सिख एम्पायर जो है वो बहुत पावरफुल है कि उससे ब्रिटिश एम्पायर भी एक तरह से खौफ खाता है। ठीक है क्लास, एक बात का ध्यान रखिएगा, इंडिया में कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनके साथ आप कभी भी लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ कौमें ऐसी हैं जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहेंगी, और इनके साथ अगर कोई भी इशू, किसी भी तरह का इशू हो जाता है तो इस इशू को आपको नेगोशिएशन से ही सुलझाना पड़ेगा। उनमें से मराठास एक हैं, तो मराठास के साथ अगर कोई भी इशू होगा तो आपको नेगोशिएशन से ही सुलझाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट अफ्रेड टू डाई। सेम विद द राजपूत्स, और उसके बाद एक सिख एम्पायर। ये 3 ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनके साथ आप कोई भी प्रॉब्लम को अगर डिस्कस करना चाहें तो नेगोशिएशन से करें, और वैसे भी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व विद नेगोशिएशन। तो वापस लाहौर ट्रीटी पे आते हैं। तो ब्रिटिशर्स को पता था कि सिख एम्पायर जो है वो बहुत पावरफुल है, तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी 1809 में कि हम और आप जो है परपेचुअल फ्रेंडशिप में रहेंगे, कि एक दूसरे के सहयोगी हम रहेंगे। सतलुज के नॉर्थ साइड में जो भी टेरिटरी रहेगी वो राजा को बिलोंग करेगी,
और सतलुज के सदर्न साइड में आप एक्सपेंशन नहीं करेंगे। आप सतलुज के नॉर्थवर्ड साइड में कोई भी एक्शन आप किसी भी हिल स्टेट्स के ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। अब अदर हिल स्टेट्स जो थी उसमें मंडी और सुकेत जो थी वो काफी ज्यादा, वैसे तो अगर आप सतलुज का फ्लो देखें, अगर आपको पता है तो मंडी के लोअर रीजन से सुकेत के लोअर रीजन से फ्लो करता है, पर मंडी और सुकेत जो थे वो काफी ज्यादा अफ्रेड थे सिख एम्पायर से, क्योंकि ऑलरेडी बंदा बहादुर थे, उन्होंने अपने स्वे के अंडर सिख एम्पायर मंडी और सुकेत को ले लिया था। तो उसकी वजह से मंडी और सुकेत दोबारा नहीं चाहते थे कि वो सिख एम्पायर के अंडर आए। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स जो एजेंट थे मिस्टर अर्किन साइन, उनको कहा कि आप हमें ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड कर लीजिए, वी डू नॉट वांट टू गेट इंक्लूडेड इन द सिख एम्पायर। तो मंडी और सुकेत जो थे वो उन्होंने किसको एलिजेंस पे कर दी? ब्रिटिश एम्पायर को। और कभी एलिजेंस पे करी थी 1809 के आसपास। तो उसके बाद एरकिन साइन जो थे वो पर्सनली बिलासपुर भी विजिट करे उसके बाद, जहां पे उनके साथ वो मिले। और उससे पहले जो हमारे पास सिख एम्पायर का थोड़ा सा रूल है वो शुरू होता है सिख आर्मी के साथ। तो सिख आर्मी की एक ग्रेट असेंबली जो थी वो सियालकोट में शुरू हुई 1815 में। अब ध्यान रखिए 1815 जो है वो साल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1815 में 1814 और 1815 में जो गुरखास थे दे हैव बीन डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। अब सिख एम्पायर ने अपना एम्पायर कंसोलिडेट करने के लिए एक असेंबली बुलाई सियालकोट में, क्योंकि हिल जो एम्पायर था उसे दोनों लोग अपनी तरफ देखना चाहते थे, ठीक है। तो यहां पे ब्रिटिशर्स और सिख्स जो थे वो दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली नहीं लड़ रहे थे, पर इनडायरेक्टली दे वर फाइटिंग विद वन अनदर। बट 1809 में याद करिए एक ट्रीटी ऑलरेडी साइन थी, परपेचुअल फ्रेंडशिप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि सिख एम्पायर और सतलुज के नीचे वाले और सतलुज के ऊपर वाले, अगर आपको याद हो तो अगर सनाद जिन जिन को इशू किए गए, अगर आप वो एम्पायर देखेंगे तो वो सतलुज के आसपास ही एग्जिस्ट करेंगे। कांगड़ा को कोई सनाद इशू नहीं हुआ, जसवान को कोई सनाद इशू नहीं हुआ, नूरपुर को कोई सनाद इशू नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैंने आपको इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो बताई थी तो बिलासपुर उनमें से एक थी, ठीक है, सिरमौर उनमें से एक थी, क्योंतल उनमें से एक थी। तो इसका मतलब क्या था कि शिमला वाला जो हिस्सा था सतलुज के नीचे वाला पोर्शन, वो उसी में ही सनाद इशू किए गए थे। तो कभी भी सनाद अगर आए, कुछ एम्पायर ऊपर भी थे बट उन एम्पायर के बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ एम्पायर्स को सनाद इशू किए गए, जैसे कांगड़ा के रीजन में किसी भी एम्पायर को सनाद इशू नहीं किया गया। तो क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सिख और ब्रिटिशर्स के बीच में 1809 में ऑलरेडी ट्रीटी हो चुकी थी कि हम एक दूसरे की टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब 1814-1815 में गुरखास को अटैक कर दिया गया। गुरखास को अटैक किया, रीजन आपको ऑलरेडी पता है। 1815 में जब उन्होंने सनाद देना इशू शुरू किए तो सिख एम्पायर को भी लगा कि जो हिल स्टेट्स हैं उनकी लॉयल्टी डिमांड करना जरूरी है। तो उन्होंने भी एक कॉन्फ्रेंस करी सियालकोट में ऑन सिमिलर लाइन, जैसे पलासी में हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। जो हमारे पास डेविड डॉक्टर लोनी थे, उन्होंने पलासी नहीं कलसी में कॉन्फ्रेंस करी, क्या देने के लिए? सनाद देने के लिए। और बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ताकि हिल स्टेट्स की लॉयल्टीज उनके लिए रहें। सिख एम्पायर ने भी सेम करा, पर सिख एम्पायर कुछ दे नहीं सकते थे, वो तो लेने में चीजों जो थे वो फोर्स करते थे, और ऊपर से ब्रिटिशर्स के पास इंसेंटिव था कि वो कुछ टेरिटरीज हिल स्टेट्स को दें ताकि लॉयल्टीज बनी रहें। पर सिख आर्मी को ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं था, क्योंकि खतरा तो उन्हें किसी भी चीज से नहीं था। ऑलरेडी ब्रिटिशर्स उनके साथ पीस ट्रीटी कर चुके थे। तो जब आपको खतरा किसी चीज से नहीं होता तो यू टेक मोर रिस्क, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आज के समय में आपके पिताजी कहीं के बिलियनियर होते तो आप क्या आईएएस की तैयारी कर रहे होते या एचएएस की तैयारी कर रहे होते? नहीं कर रहे होते प्रोबेबली, क्योंकि आपका फ्यूचर सिक्योर था। आप ये जरूर हो सकता है कि कोचिंग के लिए जाते, वहां पे रहते, वहां पे मस्ती करते और वापस दोबारा घर लौट आते, पर ये सिक्योरिटी सिख आर्मी को ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी। उनके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं था। तो सिख हिल स्टेट्स के जो रूलर थे उनको सियालकोट में बुलाया गया। सारे सरदार और हिल चीफ्स जो थे उन्हें भी बुलाया गया, और सिख जो थे उन्होंने नूरपुर और जसवान को भी बुलाया, बट जसवान और नूरपुर दोनों आने में असमर्थ रहे। तो जसवान ने उसके बाद सरेंडर कर दिया अपने टेरिटरी को, जब सिख एम्पायर ने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं आए। नूरपुर जो था उसने
रिफ्यूज कर दिया सरेंडर करने से, तो इसलिए उनके ऊपर अटैक किया गया। और इसी बीच एक बीर सिंह नाम के वहां पे इंसान थे, तो बीर सिंह ने वहां पे लाहौर में वो गए कॉन्सिलेशन के लिए, और पर उनके ऊपर कॉन्सिलेशन जो थी वो वर्क नहीं करी, और उसके बाद दोबारा अटैक किया गया। इसके बाद वो चंबा चले गए। चंबा में उन्होंने आर्मी रेस करी। जब आर्मी बीर सिंह ने रेस करी अपना एम्पायर वापस पाने के लिए, तो नूरपुर जो है दोबारा जो है उसे डिफीट किया गया। ठीक है, और इन दी एंड जो नूरपुर थे वो हमेशा सिख एम्पायर के खिलाफ थे, और उन्होंने कंटिन्यूसली जो है ब्रिटिशर्स को फेवर करा। तो कुछ रियासतें सतलुज से नदन साइड में भी थी जो कि सिख एम्पायर को एनवी करती थी। ठीक है, अब इसके बाद एक कांगड़ा के राजा थे अनिरुद्ध चंद, तो 1827 में वो लाहौर विजिट करे। अब रंजीत सिंह जो थे वो राजा थे, और रंजीत सिंह के जो मिनिस्टर थे वो थे राजा ध्यान सिंह, और उनके बेटे थे राजा हीरा सिंह। तो रंजीत सिंह ने जो अनिरुद्ध चंद कांगड़ा के राजा थे, उनकी जो बहन थी, हीरा सिंह की जो बहन थी, उनको कहा कि आप शादी जो है सॉरी अनिरुद्ध चंद की जो बहन थी उनकी शादी करवाने के लिए हीरा सिंह से कहा। तो अनिरुद्ध चंद वहां पे हाँ कराए, पर इन दी एंड उन्होंने इसे इंसल्ट की तरह लिया, क्योंकि एक राजा की शादी जो है वो राज घराने में ही होगी, ये उस समय का एक ट्रेडिशन था, और राजा की शादी जो थी वो मंत्री के साथ नहीं हो सकती, और खासकर मंत्री के बेटे के साथ। तो जब वो वापस कांगड़ा आए, तो उन्होंने जब भी रंजीत सिंह ने इस चीज के लिए कहा कि आप शादी कब करवा रहे हैं, तो हर बार वो कोई नया बहाना बना देते थे, और फाइनली उनके ऊपर अटैक किया गया। पर इसी बीच में जो अनिरुद्ध थे उन्होंने अपनी दोनों बहनों की शादी जो थी वो गढ़वाल के राजा के साथ करवा दी। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्यों हो रही थी? कांगड़ा के ऊपर अटैक किया जा रहा था, सिख एम्पायर और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में ऑलरेडी ट्रीटी हो चुकी थी। तो ब्रिटिश जो है एक दूसरे से, दोनों जो एक दूसरे की स्ट्रेंथ थी उससे डरते थे। तो 1820 तक उनकी फ्रेंडली पॉलिसी, 1809 से 1820 तक फ्रेंडली पॉलिसी चलती रही कि हम आपके इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप हमारे इसमें इंटरफेयर मत करिए। 1820 के बाद कुछ चीजों पे दे बिकेम हॉस्टाइल विद वन अनदर, जैसे कि नूरपुर की रियासत थी, और ये जो मंडी और जो सुकेत वाली रियासत थी, इसमें भी कुछ ट्रबल होना शुरू हुए। कुछ पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट्स थे जैसे नूरपुर को लेके, पर वो जो थे वो हॉस्टाइल नहीं हुए। डिफरेंसेस थे बट हॉस्टाइल नहीं हुए। अब इसके बाद जो 1839 था वहां पे महाराजा रंजीत सिंह की डेथ जो थी वो हो जाती है। इसी बीच 1820 से 1839 तक सब कुछ जैसा था वैसा ही चलता रहा। अब किंगडम जो था वो डिसरे में था। अब ब्रिटिशर्स को अपॉर्चुनिटी मिल गई किसी तरह से इंटरफेयर करने की सिख एम्पायर में। तो यहां पे 4 बैटल जो थे वो लड़े गए ब्रिटिशर्स और सिख एम्पायर के बीच में। 1845 में 2 बैटल और 1846 में 2 बैटल। तो 1845 में मुदकी और फिरोजपुर में बैटल लड़ा गया, बट ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे तो इसलिए हम हिस्ट्री में भी इसे काउंट नहीं करते। छोटे बैटल थे और ब्रिटिशर्स की एक छोटी टुकड़ी और सिख एम्पायर की एक छोटी टुकड़ी जो थी वो आपस में लड़ी थी। जो पहला बैटल था 1846 का वो था बैटल ऑफ अलीवाल। अब याद रखिए 1846 और 1845 ये 2 इंपॉर्टेंट ईयर थे ब्रिटिश एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के। वैसे तो 39 में ही डिसइंटीग्रेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद, बट उसके बाद भी कुछ हमारे पास ऐसे पावरफुल रूलर थे जिन्होंने सिख एम्पायर को संभाल कर रखा। तो पहले 2 बैटल हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा 4 बैटल, 2 45 में 2 46 में, और विंटर में ही सारे बैटल। जो सिख गोरखा बैटल है वो भी विंटर्स में लड़ा गया, तो नवंबर में शुरू हुआ मार्च में एंड। ये भी विंटर्स में लड़ा गया, नवंबर में शुरू हुआ और फरवरी में एंड। तो बैटल ऑफ अलीवाल जो था वो पहला बैटल था। इसे कहा जाता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, और ये टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिश एम्पायर का सिख एम्पायर के खिलाफ। तो ब्रिटिश के जो फाइटर थे जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लीड कर रहे थे वो थे सर हैरी स्मिथ, और सिख एम्पायर की तरफ से जो लीड कर रहे थे वो थे रणछोड़ सिंह मजीठिया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, रणछोड़ सिंह मजीठिया बैटल ऑफ अलीवाल में लड़े थे और बैंक ऑफ सतलुज के किनारे ये लड़े, और सबसे ग्लोरियस विक्ट्री कही जाती है ये ब्रिटिश की। और ऐसा कहा जाता है कि नदर्न हिल स्टेट्स में इफ ब्रिटिशर्स वर एबल टू कंट्रोल
अप टू लाहौर दिस वॉज ओनली बिकॉज ऑफ दिस बैटल, क्योंकि काफी बुरी तरह से जो थी सिख अंपायर की इस पर्टिकुलर बैटल में हार हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है बैटल ऑफ सबराव। सबराव का जो बैटल था वो 10 फरवरी 1846 में लड़ा गया। अब याद रखिएगा, ए जो है वो पहले आता है, एस जो है वो बाद में आता है, ठीक है। तो 1845, 1846, 1814, 1815 याद रखिएगा, वहीं से चलना है। तो 4, 5 और 5, 6 इस तरह से याद रख लीजिए, इस तरह से चीजें ज्यादा बेटर याद रहेंगी। 4, 5, 5, 6 मतलब गुरखा 14 और 15 में, और उसके बाद सियालकोट की जो चीजें थी वो भी 15 में हुई। याद रखिएगा, सिख एम्पायर और गुरखा एम्पायर दोनों हिल स्टेट्स की लॉयलिटी जो थी वो अपने लिए सिक्योर करना चाहते थे, इसीलिए 1815 में ही दोनों ने एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन जो थी वो शुरू करी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आपको सियालकोट की कॉन्फ्रेंस की डेट याद नहीं रहेगी, बट अगर आप रिलेशन में याद रखेंगे तो आपको डेट्स याद रहेंगी। और उसी के साथ फिर सेनात भी इशू किए गए, ठीक है। ऑलरेडी रीजन हमने जस्टिफाई कर दिया है। उसके बाद 5, 6, तो 5, 6 में 1845 और 1846, 45 में 2 बैटल नॉट सो इंपॉर्टेंट, 46 में 2 बैटल। दोनों जो फाइट थी सिख अंपायर और ब्रिटिश की, और गुरखाज और ब्रिटिश की, दोनों विंटर्स में लड़ी गई, ठीक है। तो 1 नवंबर से शुरू हुई, नवंबर के बाद मार्च में खत्म हुई। दूसरी जो शुरू होगी जनवरी से, कब खत्म होगी? फरवरी में। तो बैटल ऑफ सबराव जो था वो दूसरा था, 10 फरवरी 1846 को वो लड़ा गया। यहाँ पे सर हेनरी हार्डिंज थे, जो कि होल आइडिया थे सिख पे अटैक करने के। और यहाँ पे जो बाकी के हमारे पास रूलर थे, जैसे गुलेर के रूलर, नूरपुर के रूलर, कुटलहर के रूलर, ये सारे के सारे सिख अंपायर के एक तरह से टेरिटरीज के अंदर पड़ते थे। अगर आप अभी भी मैप उठा के देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि सतलुज रिवर जहां से फ्लो करती है उसके नदर्न डायरेक्शन में गुलेर, नूरपुर और कुटलहर तीनों एग्जिस्ट करेंगे। तो शमशेर सिंह ने सिख जो लोग थे उनको हटा दिया। बीर सिंह जो थे, याद रखिए बीर सिंह, हम पहले भी नूरपुर के बारे में पढ़ चुके हैं कि बीर सिंह ने क्या करा था, मल्टीपल टाइम्स अटैक करा था, ठीक है। तो बीर सिंह जब नूरपुर थे तो उन्होंने वैकेट कर दिया नूरपुर फोर्ट से, दोबारा अटैक करके 2 बार ऑलरेडी बीर सिंह हार चुके थे। एक बार वो कॉन्सिलेशन के लिए गए, ठीक है। क्यों गए थे? क्योंकि सियालकोट में उनको बुलाया था और 2 रियासतें हमारे पास थी, जसवान और नूरपुर, जो सियालकोट की कॉन्फ्रेंस में हाजिर नहीं हुई। तो जसवान ने तो ऑलरेडी सरेंडर कर दिया था, बट नूरपुर ने सरेंडर नहीं करा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको कहा था नूरपुर जो है वो एक बहुत बड़ी ट्रबल स्टेट है एचपी की, और हमेशा नूरपुर के जो लोग हैं दे विल मतलब काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आई विल नॉट से कि वो हमेशा ट्रबल ही क्रिएट करेंगे, बट कोई भी आपको नूरपुर से मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज के समय में भी आप देखें तो जो पठानिया जी हैं मिनिस्टर बनाए गए हैं फॉरेस्ट के, वो भी आई थिंक ही हैज अ अलग, उनका एक अलग सा चार्म है। और जितने भी मिनिस्टर हैं उनके बीच में, ठीक है। तो आई होप आप पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी खबर रखते होंगे। उसके बाद कुटलहर जो है वो राजा नारायण पाल, उन्होंने कमलागढ़ फोर्ट जो था वो कैप्चर करा। सुकेत के तो राजा थे, उन्होंने पंडित सेबू को अरकनसाइन के पास भेजा कि हम आपके साथ जो है वो रहेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर एक साइन की गई लोकल राजास के बीच में। तो पहली जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी वो परपेचुअल पीस के लिए थी 1909 में। दूसरी जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी वो 9 मार्च 1846 को साइन की गई, बट ये जो थी हेनरी हार्डिंज और महाराजा दलीप सिंह बहादुर के बीच में साइन की गई, ठीक है। तो एक बड़े सिख अंपायर के तौर पे साइन की गई और एक छोटी टेरिटरी के बीच में साइन की गई, ठीक है। तो इनके बारे में तो अभी पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी वो जम्मू के राजा के साथ साइन की गई, ठीक है। पर पहले हम सिख अंपायर के पढ़ लेते हैं। तो महाराजा दलीप सिंह बहादुर थे, तो इन्होंने ट्रीटी जो थी ट्रीटी ऑफ लाहौर वो 9 मार्च 1846 को साइन करी। 1846 में ही हार चुके थे, ठीक है। 4, 5, 5, 6 जैसे ही हारे वैसे ही इमीडिएटली ट्रीटी जो थी उन्होंने साइन करी, ठीक है। गोरखास के साथ उन्होंने ट्रीटी कब साइन करी? ऑलमोस्ट 6 to 9 मंथ लेटर। तो यहां पे ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या कहा गया कि जो भी सतलुज और ब्यास के बीच में टेरिटरी आपके पास थी उसे आप सरेंडर कर दीजिए। ब्यास जो था वो कांगड़ा, पंजाब, जालंधर का सारा रीजन, जालंधर दोआब जो था वो सारा का सारा लिया गया, और सेना रखी जाएगी सिर्फ राजा को बचाने के लिए और उनकी फैमिली को बचाने के लिए, या जो लाहौर के लोग हैं उनको बचाने के लिए। तो महाराजा दलीप सिंह जो है वो सिर्फ लाहौर तक ही सीमित रह गए। अब जो सिख अंपायर था वो सारे पंजाब हिल स्टेट्स में रूल नहीं करता था, सिर्फ एक छोटी सी जगह में जाके जो था वो सीमित हो गया। इसके बाद उसी के 8 दिन बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी, अमृतसर में बुलाया गया महाराजा गुलाब सिंह को। और महाराजा गुलाब सिंह जो थे
वो जम्मू के राजा थे। ठीक है, तो उनको कहा गया कि रावी और सतलुज के बीच में जितना भी हिस्सा है वो आप ब्रिटिशर्स को दे दीजिए। ठीक है, अब रावी रिवर देखिएगा कहां से फ्लो करती है। रावी रिवर जो है वो चंबा के सेंटर से फ्लो करेगी। ठीक है, तो रावी रिवर जो है वो ट्रांसगिरी पोर्शन में डिवाइड की गई। सिस रावी पोर्शन जो है वो चंबा का पार्ट था। तो चंबा जो था जनरली बाइफरकेट कर दिया गया दो पार्ट में। ठीक है, याद रखिएगा जम्मू के राजा भी अल्टीमेटली जो थे वो किसके अंडर आते थे। वैसे कश्मीर और जम्मू दोनों एक ही समय पे बात थी, तो महाराजा गुलाब सिंह जो थे वो कश्मीर और जम्मू दोनों के राजा थे। तो उनको कहा गया कि आप रावी से ऊपर और रावी से सतलुज का तक का जो एरिया है उसे छोड़ दीजिए। वो सारा का सारा किसके अंडर आ जाएगा, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर। तो अब ब्रिटिश वर्चुअली कहां से कंट्रोल कर रहे हैं, रावी रिवर जहां तक है उससे साउथ में दे आर कंट्रोलिंग द होल टेरिटरी। बोलने का मतलब चंबा का लोअर पोर्शन भरमौर वाला जो रीजन है, कांगड़ा पूरा का पूरा, आज का कुल्लू और आज का मंडी, और उसके नीचे तो आई थिंक यू ऑल नो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, वो सारा का सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ही कहा कि लद्दाख जो है वो ब्रिटिश के पोजेशन में नहीं रहेगा, बट लाहौल स्पीति जो है वो ब्रिटिशर्स के पोजेशन में रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चंबा के जो राजा थे, जब चंबा को डिवाइड किया गया तो नदन पोर्शन जो था, ट्रांसगिरी मतलब जो नदर पोर्शन था वो कश्मीर में मिला दिया गया, और सिसगिरी जो है चंबा का वो चंबा में मिला दिया गया, मतलब ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया गया। तो यहां पे राजा ऑफ चंबा जो थे उन्होंने जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने इशू जो है वो रेज करा कि ये भी चंबा का पार्ट है, आप इसे मिला दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी आपको बताया था, एक बंदा जो है वो बहुत क्रिटिकल रहेगा, एक वजीर रहेंगे चंबा के जो काफी ज्यादा कोशिश करेंगे कि चंबा का पोर्शन जो है वो ट्रांस रावी वाला पोर्शन जो है वो भी चंबा में मिलाया जाए। तो अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी, जिसकी वजह से चंबा में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसको सॉल्व करने के लिए चंबा के राजा को आगे आना पड़ा, और उसमें उनके एक वजीर थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया था चंबा की टोटल टेरिटरी को रिस्टोर करने के लिए। तो उनके बारे में जब हम चंबा की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए, या जब हम इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर यहां पे हुई। तो वर्चुअली ब्रिटिशर्स क्या कंट्रोल कर रहे थे, अब चंबा से लेके लाहौल स्पीति से लेके कुल्लू और सारा जो हिमाचल का पोर्शन था, दैट वाज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, दो ट्रीटीज की वजह से, सिख एम्पायर के लॉस की वजह से। तो 1846 में हिल स्टेट्स जो थी वो सारी की सारी किसके अंडर आ गई, ब्रिटिशर्स के अंडर, और किसके अंडर आ गई, डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर। अब अगर हम डिफरेंस देखें 1815 और 1846 में, तो चेंज क्या था। 1815 में ब्रिटिश और सिख जो थे वो दोनों कोएग्जिस्ट कर रहे थे एक साथ। 1846 में जो ब्रिटिशर्स की पैरामाउंट पावर थी उसके खिलाफ खड़े होने वाली कोई भी पावर जो थी वो एचपी हिल स्टेट्स में प्रेजेंट नहीं थी। 1815 में उनको कॉर्पोरेशन की जरूरत थी हिल स्टेट्स की। ठीक है, क्योंकि गोरखास नियर बाय थे, सिख एम्पायर कभी भी अटैक कर सकता था, ऊपर से दे वांटेड ट्रेड टू बी फ्री। अब 1846 में व्हेन दे आर द पैरामाउंट पावर, तो उनको थ्रेट किससे है, किसी कॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं है। अब 1815 में मैंने आपको कहा था ब्रिटिशर्स कहां पे बिजी थे, सेंट्रल इंडिया में। किससे फाइट कर रहे थे, मराठास से। ठीक है, मराठास जो थे वो सबसे एंड में फॉल करने वाले हैं। तो 1823-40 के आसपास मराठास फॉल करेंगे। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो सेंट्रल इंडिया में बिजी थे, और 1846 में जनरली मराठास को हरा के वो ऑलमोस्ट अपना एम्पायर जो था वो कंसोलिडेट कर चुके थे इंडिया की जो टेरिटरी थी उसमें। इसलिए उन्होंने 1846 में टेरिटरीज रिस्टोर नहीं करी जैसे कि उन्होंने 1815 में करी थी। अब 1850 से रेबेलियन जो है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। 1857 में थोड़ा बेस बनाने के लिए जो अगला लेक्चर है उसके लिए आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो अभी इस लेक्चर में आई विल प्रोवाइड यू। उसके बाद यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन क्या थी 1857 में, क्योंकि ऑलरेडी हम 1857 तक हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का टाइटल भी 1857 है। तो वैसे तो हम अर्लियर शुरू करेंगे 1900 से, बट 1857 में सिचुएशन हिल स्टेट्स की क्या थी वो जानना जरूरी है। तो 1857 में हमारे यहां पे दो तरह की रियासतें मौजूद थी। एक हमारे पास लॉयल हिल स्टेट्स थी, एक हमारे पास रेबेलियस हिल स्टेट्स थी।
कुछ लॉयल थी, कुछ रेबिलियस थी, तो ब्रिटिशर्स को यहां पे भी स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद कुछ हमारे पास लॉयल रूलर्स थे, कुछ ऑप्रेसिव रूलर थे, और कुछ लोकल स्ट्रगल जो थे वो भी 1857 से जो है शुरू हो जाएंगे इफेक्ट करना एचपी की हिस्ट्री में। और रिवोल्ट के बाद 1857 के बाद याद रखिए 1845 में ब्रिटिशर्स ने सनाद इशू क्यों नहीं करा, क्योंकि जरूरत नहीं थी। बट 1857 से उन्होंने फिर से जो लोकल हिल स्टेट्स के रूलर थे, जब 1857 का अपराइजिंग खत्म हो चुका, तो उसके बाद उन्होंने कुछ हिल स्टेट के रूलर्स थे उनको टेरिटरीज रिस्टोर करी। बट टेरिटरीज उसी तरह से रिस्टोर की गई जिस तरह से पहले रिस्टोर की गई थी, हाफ हार्टेड, और सारी टेरिटरीज जो थी वो रिस्टोर नहीं की गई। जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे वो अपने पास रखे गए, चीजें जो थी वो कंट्रोल की गई, कुछ रूलर्स को रिमूव किया गया। वैसे तो एक ही रूलर को रिमूव किया गया ऑन माल एडमिनिस्ट्रेशन, बट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंटरफेरेंस जो ब्रिटिशर्स का था वो बहुत ज्यादा था हिल स्टेट्स में। ठीक है, तो ये 1857 की कंडीशन थी। अब इस पे हम फ्रीडम स्ट्रगल शुरू करेंगे इसी चैप्टर के बाद, पर वो याद रखिएगा 1857 से शुरू नहीं होगा, क्योंकि कुछ हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे 1809 से लेके 1800 से लेके। ठीक है, कुछ जो चीजें हैं वो 1857 के बाद शुरू होंगी 1947 तक। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप काफी चीजें यहां वहां एचपी की किताब में है, तो इनको थोड़ा सिस्टम से जो है दिमाग में बिठाना पड़ता है। याद रखिएगा हमने महाराजा रंजीत सिंह का इन्फ्लुएंस जब हम पहले पढ़ रहे थे सनाद्स के बारे में और चीजों के बारे में, तो हमने हिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, सतलुज के साउथ की तरफ और सतलुज के नॉर्थ की तरफ। तो सतलुज के नॉर्थ की तरफ जो हिस्ट्री है वो हमने आज पढ़ी। सतलुज के नॉर्थ पहला याद रखिएगा, वे याद रखिए, अगर आपको साल भूल भी जाए तो वे याद रखिए कि पहले 1809 में ट्रीटी हुई, पीस ट्रीटी, सिख अंपायर के बीच में और कांगड़ा के राजा के बीच में। गुरखास को उन्होंने 1809 में पुश करा, जैसे ही पुश करा वैसे ही ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी साइन कर ली, क्योंकि दोनों एक दूसरे से डरते थे। 1815 में ब्रिटिशर्स ने गुरखास को रिमूव कर दिया। फिर होड़ मच गई कि कौन हिल स्टेट्स की लॉयल्टीज अपने लिए सिक्योर करेगा, तो ब्रिटिशर्स ने सनाद इशू करे और सिख अंपायर ने सियालकोट में कॉन्फ्रेंस करी। तो उनसे रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट्स थे। 1839 में सिख अंपायर के जो महान योद्धा थे उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो ब्रिटिशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी थी सिख अंपायर पे डिफीट इंफ्लिक्ट करने की, तो वो 1845-46 तक रुके, जिसका रिलेशन हम 1814 और 1815 से बनाते हैं। याद रखिएगा दोनों वॉर्स जो थे वो विंटर में लड़े गए थे, तो विंटर के जो वॉर थे वो 1 नवंबर से लेके मार्च तक चलेगा, दूसरा जो वॉर है वो फरवरी से लेके मार्च तक चलेगा। तो मार्च में ही ट्रीटी साइन की गई, क्योंकि इमीडिएटली उनको ट्रीटी साइन करनी थी। अब जरूरत नहीं थी कॉर्पोरेशन की, तो कुछ खोने को नहीं था, तो 2 ट्रीटी साइन की गई, अमृतसर में महाराजा ऑफ जम्मू के साथ, और एक लाहौर ट्रीटी 1809 को दूसरी लाहौर ट्रीटी ने रिप्लेस करा जो कि सिख एम्पायर के साथ थी। चंबा का एक पेक्यूलियर केस था रावी रिवर का, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट आई होप आपको ओवरव्यू समझ आ गया। उसके बाद दोबारा एक बार नोट्स पढ़िएगा, आपको चीजें जो है वो एक तरह से रिस्टोर हो जाएंगी, किस तरह से फर्दर जो है इसमें मूव करेंगे। ठीक है, एक ये फैक्चुअल डाटा है, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो शिमला हिल स्टेट में 6 महीने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स के लिए फंस चुके थे, 28 अप्रैल 1857 से लेके 1858 तक। तो आई थिंक ये 1857 ही होगा, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। आई हैव अ डाउट कि वो 1857 तक आई थिंक 6 महीने तक हिल स्टेट्स में फंसे थे, एज आई रिमेंबर। तो एक बार इसे कंफर्म कर लीजिएगा, अगर ये गलत होगा तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा नोट्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में 1857 की कंडीशन मैंने आपको बताई। याद रखिएगा दोनों तरह की स्टेट्स प्रेजेंट थी, लॉयल हिल स्टेट्स और रेबिलियस हिल स्टेट्स। लॉयल रूलर्स भी थे, ऑपरेसिव रूलर्स भी थे, और लोकल स्ट्रगल्स भी साथ में चल रहे थे। पर 1857 के बाद आपको कोई भी बड़ी रियासत रूल करती हुई इंडिपेंडेंट नहीं दिखेगी। ठीक है, या कोई बड़ा मुद्दा एचपी हिल स्टेट्स में क्रिएट नहीं होगा। क्रिएट कब होगा, या चलिए इसे अगली क्लास में शुरू करते हैं जब गांधी जी की एंट्री होगी। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर इस वीक तो हमने इतना ही करना था। तो तैयार रहिएगा, सारी की सारी हिस्ट्री पे क्वेश्चन जहां तक ऑलरेडी आ चुके हैं उनको छोड़ के, उससे आगे जो क्वेश्चन है इस वीक आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उनको ढंग से अटेम्प्ट करिएगा, ढंग से पढ़िएगा।